हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को लगभग भाई 1.5 महीने से तो 1-1.5-2 महीने से हम बंगाल की बात कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे पैनलिस्ट का जो असेसमेंट इस इलेक्शन को लेकर के है वो आप सुनते रहे और वो भी उसमें भी परिवर्तन आया। जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं या बंगाल के लोगों से बातें होती थी तो वो आप सुनते थे। अब आज वो मतदान का दिन है। एक बात सभी लोग कह रहे थे कि ये वोटिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा इस फेज में बीजेपी का प्रदर्शन ये तय करेगा कि वहां पर सरकार पलट रही है नहीं पलट रही है, और बीजेपी को बहुत नहीं बहुत बहुत अच्छा करना पड़ेगा इस चुनाव में, इस फेज में, पहले फेज की 152 सीटों में, तब जाकर के कोई उम्मीद उसकी टीएमसी को हटाने की बनती है। सर लेकिन जो प्रधानमंत्री ने दावा किया आज कि हिंसा सबसे कम हुई इस इलेक्शन में, इंसिडेंटली आज 3-4 जगहों से हिंसा की खबरें आई, लेकिन यह बात ठीक है कि बाय एंड लार्ज ये पूरा इलेक्शन अभी तक का प्रचार के दौरान भी वायलेंस फ्री रहा है, वैसी कोई बहुत हद दर्जे की कोई हिंसा नहीं हुई है। तो दावा प्रधानमंत्री का एक बार सुनते हैं। राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी, यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर आई। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की जिन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें रेजी नगर के अलावा दूसरी सीट का नाम है नावदा, और यहां नावदा में खूब हंगामा हुआ। यहां पर कल बम भी फेंके गए थे, उसके बाद से ही यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। और आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहां पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया, उनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए, और फिर इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक जो है वो आपस में भिड़ गए और फिर जमकर पथराव हुआ। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया। हुमायूं कबीर हंगामे के बीच ही धरने पर बैठ गए, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हिंसा ना होने का मतलब क्या है त्रिपाठी जी? एक ही बात बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता कह रहा है, डरो मत डरो मत डरो मत, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन की कामयाबी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग की कामयाबी से ज्यादा उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि कहीं भी हिंसा ना हो, कहीं भी कोई वोट डालने जा रहा है तो उसको ये डर न लगने लगे कि अच्छा चलो हम वोट डालने जाएंगे तो कुछ लोग लाठी डंडा लेके घेर लेंगे, या कुछ लोग हमारे घर पे चौक का निशान लगा देंगे और हम लौट के आए तो हमारे घर के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, मतलब जिसको कहते हैं ना वो ड्यूटी बाउंड है कि ऐसा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, 2021 यानी पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा वो सर्वाधिक खूनी चुनाव हुआ, चाहे प्री पोल वायलेंस कहें या पोस्ट पोल वायलेंस कहें। अब उसके बीच में जब हम आज का देख रहे हैं, और बड़ा सुखद है, अभी तो 1 बजे तक के भी आंकड़े आ जाएंगे, जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसमें लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है। वैसे पिछली बार भी लगभग 82-83% मत पड़े थे, तो बंगाल में वोटिंग अच्छी होती ही है। लेकिन पहले 2 तरह की वोटिंग होती थी। एक छापा वोटिंग, जब बैलेट पेपर होता था कि पूरी सोसाइटी रोक लिया। और मैं जिक्र कर दूं, संदर्भ के साथ बताऊं कि हम जब इलाहाबाद में थे तो जोशी जी वहां चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जिक्र किया था भाषण में बोलते हुए कि कैसे कम्युनिस्ट जो है वो छापा वोटिंग करते थे। अब उसके बाद जब ये ममता जी आई
तो जो बूथ जैमिंग शुरू हो गई कि यानी उस बूथ के हर लोगों की मैपिंग कर लेना, और अगर उनको 1200 वोट है, पहले तो 1500 हुआ करता था, अब उसको ठीक किया 1200 किया, तो 1200 में कितने वोट उनको नहीं मिले तो वो चिन्हित करते थे उन घरों को और उनको घर से ही नहीं निकलने देना, यानी उसके जाने से पहले। अब अगर वो सब कुछ हो रहा है, यानी कतार में लोग लगे हैं, वोट डाल रहे हैं और जगह जगह जो सीएपीएफ है उसकी वजह से अच्छे से वोटिंग हो रही, तो हम ये मान सकते हैं कि जिसकी चर्चा हर कोई कह रहा था, अगर भयमुक्त चुनाव हो तो ममता दीदी गई। मुझे लगता है कि लगभग वो स्थिति दिख रही है। कोई बहुत इंटीरियर में कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसकी बात नहीं की जा सकती। तो वो मगर आपने हटा दिया है कि नहीं हटा दिया है? नहीं, बहुत हद तक हट गया है। आज का जो दृश्य देख रहा हूं मैं, आज मैं कम से कम 10 ऐसे वीडियोज हमने देखे जिसमें तृणमूल कांग्रेस वालों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तो पहले तो पब्लिक ने दौड़ा लिया, सीएपीएफ वालों ने उनकी पिटाई कर दी, उनको पकड़ के लेके गए, तो ये सब कुछ हो रहा है, पहले ये होता हुआ नहीं दिखता। और बंगाल के पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग इस वक्त चल रही है। 5 घंटों का मतदान लगभग हो गया है 152 सीटों पर कुल, और कहीं 45%, कहीं 48%, पश्चिमी मेदिनीपुर में 48%, पूर्वी मेदिनीपुर में 46%, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में 45% वोट अभी तक आ चुका, और ये मानिए कि ज्यादा वोट हो चुका होगा क्योंकि डेटा आने में टाइम लगता है। और मालदा में 42% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है अभी तक जितनी जानकारी आई है। साउथ दिनाजपुर और बीरभूम में 45% के करीब, बांकुरा और झारग्राम में 47% के करीब, पश्चिमी बर्धान में 44%, पुरुलिया में 43%, झारग्राम में 47%। ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे त्रिपाठी जी की वोटिंग बंगाल में अच्छी होती ही है, लेकिन अब एसआईआर के बाद जो है, क्योंकि उसमें फर्क पता चलेगा भाई, सर डेड वोट वगैरह सब अगर हटेगा तो वैसे तो कुछ कहते हैं कि और बढ़ना चाहिए मतदान, बढ़ना चाहिए। 90 के ऊपर तो पक्का है, 90 के ऊपर, 90 के ऊपर तय है। अच्छा, 90% में मुझे कोई कंफ्यूजन। अब मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा लोग जो हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए या जो है वही उसी को रखना चाहते हैं वो। उससे पहले सुबह से आप भी देख रहे हैं सर माहौल बंगाल का, क्या अभी तक की आपकी असेसमेंट पहले दिन की वोटिंग? मैं इस बात से सहमत हूँ प्रधानमंत्री जी की भी, और कि चुनाव में वायलेंस नहीं हुई है, जो आमतौर पर हम लोग रेगुलर मतलब रोजाना इस पर चर्चा करते रहे कि बंगाल की एक हिस्ट्री रही है कि वो इलेक्टोरल वायलेंस वहाँ पर होती है। तो वो यदि वायलेंस नहीं हुई है और लोग वोट डालने आए हैं तो ये अच्छी बात है कि किस तरह का है। लेकिन ये तो है ही कि वहाँ पर 82-83% पिछली बार भी थी और अच्छा वहाँ पर मतदान होता है। अब ये मतदान क्या 90% पहुँचता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन बेहतर बात है कि जो मतदान हुआ है वो बेहतर तरीके से हो रहा है और अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। तो आज इस पर ये चर्चा करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कर भी नहीं सकते। हाँ, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन अच्छा है कि अच्छी वोटिंग। लेकिन आप भी इस व्यू के हैं कि वायलेंस नहीं होना, यानी शांतिपूर्ण, शांति बरकरार रहना, ये बीजेपी को फायदा कर सकता है? मैं ये मानता हूँ कि जब 2,40,000 सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेज के लोग लगाओगे, मतलब 269 वोटर पर एक सुरक्षा कर्मी लगा हुआ है, उसके बाद भी वायलेंस हो। यदि मैं पिछली बार का आंकड़ा देख रहा था कि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें देश भर में 3,40,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे देश भर में। 2 लाख, यहाँ 2,40,000। 2 लाख। हाँ, और यदि उसके मुकाबले में उनके नेबरिंग स्टेट को देखें, असम को, जो बहुत छोटा भी है, वहाँ पर 20,000 है। तो पूरे देश में 3.5 लाख लगे मोटा मोटा, यहाँ 2.5 लाख लगे। यहाँ 2.5 लाख लगे। कोई वजह होगी सर? वायलेंस की वजह होगी, बड़ी वजह समझा होगा इलेक्शन कमीशन ने कि वायलेंस ज्यादा होती है तो उस पर ध्यान दिया होगा। देखिए आज भी मैं, हालांकि प्रधानमंत्री की रैली जो है वो दूसरे फेज की सीट पर हो रही थी, आज भी वोटिंग के दिन भी उनकी आप सभा को दोबारा उठा के सुनिएगा, करीब 30-35 मिनट की या 40 मिनट की मैक्सिमम वो सभा उन्होंने की है। मुझे लगता है आधा वक्त वो यही बात करते रहे, डरना नहीं, घबराना नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब डरेंगे गुंडे, वोटिंग डे तक। देखिए ये स्वाभाविक है, इसलिए कि बंगाल में जो यहाँ पर जो जिक्र हुआ, डर एक ऐसा चीज था बंगाल के अंदर जो वोटिंग को प्रभावित करता था। यदि आप तृणमूल कांग्रेस के नहीं हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। यही काम पहले सीपीएम किया करती थी, यदि आप सीपीएम के वोटर नहीं हैं तो आपको वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। अब वही काम जो है वो पिछले 3 चुनावों से जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। अभी जिक्र हुआ ना कि भाई इतने सीआरपीएफ फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाने पड़े। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग का ये आकलन था, ये पूरा देश जानता था कि बंगाल के अंदर जो हिंसा होती थी वो 80 के दशक में जो बिहार वगैरह और उत्तर प्रदेश में हिंसा हुआ करती थी, उस प्रकार की हिंसा आज भी वहाँ पर वर्तमान है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक पक्ष हम भूल जाते हैं, साइलेंट, जिसको हम कहते हैं साइलेंट टेरराइजिंग,
जो गांव के आसपास होता है, जो गांव के जो बूथ होते हैं, अब गांव में हर घर पे जा करके तो आपका कोई सीआरपीएफ का जवान लगा हुआ नहीं है। सीआरपीएफ का जवान हर घर से उठा करके तो लाता नहीं है कि आप चलिए वोटिंग करने जाए। उनके मन में आज भी ये डर है कि कहीं ममता बनर्जी जीत गई तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा इस गांव में। ये जो डर है, मैं बार बार इसको कहता हूं, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है, ये धब्बा है लोकतंत्र पर। और इसके लिए ये आवश्यक था कि यहां पर इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाए। मुझे लगता है कि यदि लोग खुल करके मन से बाहर आकर के यदि चुनाव वोट करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है, मुझे नहीं लगता है कि इस फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से कम भी सीटें जीतने वाली है। अच्छा, एक लाइन जोड़ दूं के लिए भय को लेकर कि अगर किसी स्टेट में 83% वोटिंग होती है तो वो भय की बात होती है। 83% वोटिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे ज्यादा तो कहीं देश भर में नहीं हो रही, तो क्या वो भय से वोटिंग हो रही है? भय के बाद अगर 83% वोटिंग हो रही है तो ये आप माहौल बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भय हो रहा है, लेकिन 83% वोटिंग अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है कि लोग वोट डालने वहां पर आ रहे हैं। वायलेंस वहां पर होती है वो अलग इशू है, और कोई पार्टी 3 से 77 एमएलए पर पहुंच जाए तो वो क्या भय के बाद हो रही है? अच्छा सर, वोटिंग का अभी तक का आंकड़ा मैं दे देता हूँ। एक आंकड़ा मैं दे देना चाहता हूँ। एक बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 62.18%, 62.18 दोपहर के 1:30 बजे, ये 1 बजे तक का है। तो 1 बजे तक 60% वोटिंग का बहुत कम चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है। मुझे तो नहीं रिसेंटली याद है। हाँ, सर में आ गया एक मिनट। संदर्भ के तौर पर बता दूं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 83% मत बहुत होता है, और उसमें बहुतायत, चूंकि कॉन्टेस्ट जब बहुत टाइट होता है तो दोनों तरफ से लोग जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानता हूं, लोगों को जानता हूं, जहां किसी एक का प्रभुत्व होता था और वो छापा वोटिंग जब चलती थी तो पूरा का पूरा वोट उसी हिसाब से 3 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता था। लाइन कम होती थी लेकिन प्रतिशत बढ़ जाता था। बंगाल में ये होता आया है, ये बाकायदा इसके मतलब जिसको साइंटिफिक रिगिंग कहते हैं, जिसको छापा वोटिंग कहते हैं, जिसको बूथ जैमिंग कहते हैं, वो होता रहा। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी ने भी वो लड़ाई लड़ी है, जैसे ममता लड़के यहां आई, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई लड़नी है। तो हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि इतने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इतनी हिंसा थी, लेकिन हाँ, लड़ाई तो हो रही है। 1 बजे तक 62.18% मतदान, और उसमें भी सबसे ज्यादा बांकुड़ा में 64.5%, बीरभूम में लगभग 64%, दक्षिण दिनाजपुर में 63% वोटिंग हो चुकी है। सर मैं वो एक लाइन से जोड़ रहा, कभी आपने ऐसा सुना है कि जो दूसरा साइड है वोट देने वाला जी, उसको वोट देने से 2 दिन पहले ही ये उसके सारे जो वोटिंग आई कार्ड वगैरह अपने जेब में रख ले तृणमूल कांग्रेस, और बोले कि अब तुम वोट देने नहीं जा सकते हो, और उसका भी वोट पड़ जाता था। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर साहब बताएं आपका। देखिए, इसमें भय का जो मुद्दा है ना, वो ओवर प्ले किया जा रहा है। वो ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये फील कराया जाए कि तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में है वो सिर्फ भय के आधार पर है। अगर वो भय के आधार पर होती तो सीपीएम पहले भय के आधार पर ही थी, जिसको रिमूव किया तृणमूल कांग्रेस ने। तो भय को ओवरप्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये लगे कि देखो, आपको डरा डरा के आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप वोट करो। 83% मतदान हुआ था पिछले बार, इस बार 90% मतदान होगा। वो इसलिए भी होगा कि बहुत सारे प्रवासी बंगाली जो बाहर थे, उनको सर के बाद, एसआईआर के बाद वो डर लगने लगा है कि उनका जो वोट है या जो उनकी नागरिकता है वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगा। 1 बजे तक भी आपने बताया कि 63% वोटिंग हो चुकी है, 61% वोटिंग हो चुकी है। तो भय को ओवर प्ले करके यहां दिखाया जा रहा है, और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि देखो 2,40,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज लगाई गई हैं, तो भय के चलते आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब 83% वोट होता है, गुप्त मतदान होता है, मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, तो वहां क्या करेंगे? कोई भी भय दिखाकर उनसे वोट ले सकता है। मुझे तो इसमें थोड़ा सा शक है। लेकिन एक बात तो है कि अगर वोटिंग ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी और एसआईआर का कुछ असर हुआ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यह भी कह देना कि सिर्फ भय के चलते ही तृणमूल कांग्रेस उतने दिनों तक सत्ता में रही है, मुझे लगता है ये चलें ठीक है सर, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी। अब लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग के दिन? आमतौर पर जब हम भी जाते हैं और इलेक्शन डे पर बात करने के लिए माइक लेकर के कि आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, तो ये पहले कहते हैं कि भाई पार्टी का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है व्यक्ति लाइन में लगा होता है तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात कैसे कहता है, इसको आप देखिए। अब जैसे महिला वोटर की बात है, ममता बनर्जी देश की 2 में से 1 महिला मुख्यमंत्री हैं, और
वहाँ जाहिर तौर पर उनके पीछे महिलाओं की एक बड़ी तादाद समर्थकों की है, उनके शासन के पीछे, उनके सत्ता में रहने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाओं को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन भी वो देश में सबसे ज़्यादा देती हैं, ये बात भी सच है। लेकिन इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का और उनकी पार्टी बीजेपी का भी पूरा फोकस वो महिला वोट पर ही था। अब उनको क्या कहना है, देख लीजिए आप। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? हाउसवाइफ। अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। हाँ, शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए, राइट? क्या सोच के वोट किया? क्या उम्मीद? हमें शांति चाहिए। शांति भी नहीं है। ना ठीक है, तो और भी माने ज्यादा चेंज। ठीक है, ठीक है। नाम है आपका? शोभिता चटर्जी। शोभिता चटर्जी। चटर्जी। तो आज क्या सोच के, किस इरादे से निकली आप वोट करने? चेंज करने को। फॉर चेंज, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो अभी दीदी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या उसमें कमी दिख रही है आपको? ये दुर्नीति है, इसीलिए। अच्छा, और अब बहुत कुछ है। अच्छा। महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी भी हाँ, कोई- और अवश्य और है। बहुत सारा जो वो भी इशू है। चेंज चाहती है आप, ठीक है। निकली आज। शांति चाहिए। अभी शांति नहीं है कि है? बेटर बेटर और बेटर चाहिए। तो क्या इरादा है? चेंज तो जरूर चाहिए। अच्छा, चेंज। वोट फॉर अ चेंज। क्या करना चाहती है? ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। अच्छा। चेंज, शांति, हमें ये चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। एक शब्द पकड़ा, मैं तो नहीं समझ पाया था, दुर्नीति। जब ममता जी का सवाल आया कि उनके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा दुर्नीति चल रही है। कितनी बुजुर्ग महिला आई हुई थी, 83 ईयर्स की, वो सबसे पहले उन्होंने कहा शांति होनी चाहिए बंगाल में। अभी देखिए, हम भी 20 मिनट से यही बहस कर रहे थे कि भाई ये चुनाव है क्या, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या सुरक्षा ही है? त्रिपाठी जी, और मैं ये भी डिस्क्लेमर लगा दूं, ऐसा नहीं है कि उस लाइन में सारे लोग जो खड़े थे सब यही कह रहे थे, ये वो दूसरे पक्ष के लोग भी थे। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा था, वो ज्यादातर महिलाओं का जो है मुद्दा वो शांति है। बहुत से लोग उसमें से परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी त्रिपाठी। देखिए, एक मतलब जिसको हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग जब टीवी पर बात कर रहे होते हैं तो जो इसको सुन रहे हैं उनको तो ये समझ में आएगा ना कि ये लोग जो कहानी कुर्सी के में 5 लोग खड़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो ये कुछ रिलेट करता है कि नहीं करता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल 2004 में उन्होंने एक आंकड़ा, 4 या 5 में एक आंकड़ा दिया था, और उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी। 1 करोड़ 20 लाख देश के 17 राज्यों में हैं। 2001 तक का वो आंकड़ा था। ममता जी ने 2005 में अपनी एक लिस्ट लेके आई थी, उसको लोग भूल गए। उन्होंने कहा ये वाली इंडियन वोटर लिस्ट है, ये वाली बांग्लादेशियों की वोटर लिस्ट है। उसके बाद ममता जी की सरकार आ गई 2011 में। उसके बाद से वो सारे पता नहीं कहां गायब हो गए। कपूर जैसे जल के खत्म हो जाता है ना, वैसे खत्म हो गया। तो हमको आपको खत्म है। टीवी की डिबेट कोई करेगा, अच्छा चलो यूपी एक समय में इतने गए, अभी भाजपा कह रही कितने निकाल पाई, लेकिन उनके घर के बगल में रह रहे हैं भाई, उनको वो अशांति दिख रही है। उनको रोज होने वाला जो हिंसा है, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उनको दिख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक चीज जोड़ दूं, श्री प्रकाश जायसवाल तो बाद में आए, उससे पहले इंद्रजीत गुप्त जो थे वो सीपीआई के थे और होम मिनिस्टर थे। उन्होंने भी कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बसे हुए मैं हैं। ये इसलिए कह रहा हूं ये कि बीजेपी के बार-बार होम मिनिस्टर का सवाल नहीं अभी है। एक नया ये चल गया है कि आप तुरंत कहते हैं घुसपैठिए कहां है बताइए, जी निकले नहीं। तो 1 करोड़ 20 लाख 2001 में श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था, और अगर उसके बाद मान लें कि 1 लाख भी घुसपैठिए निकाल दिए गए हैं तो उतने के उतने बचे हुए। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब वो कितने होंगे उसका अंदाजा नहीं। वहां पर उनको रोज ये जूझना पड़ता है, रोज ये मुश्किल होती है। और जब गवर्नमेंट उस तरह की एनआरकी के साथ खड़ी होती है, उस तरह की हिंसा के साथ खड़ी होती है, तो पब्लिक रिएक्ट करती है। अगर वहां सीएपीएफ इतनी खड़ी है, उसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर वो वोट देने जा भी पा रहा है और बोल भी पा रहा है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप ये कह दें गांव का जो माहौल है, चूंकि अगर शहरीकरण हो गया होता तो शायद उसकी गुंजाइश ज्यादा बनती। गांव में फोर्स लग भी गई तो साहस करके निकल के वोट दे पाना उतना आसान नहीं होता है जो पावरफुल लोग होते हैं। अरे वो देखिए ना, इसके अलावा खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो पिछले कुछ 1.5 वर्ष के अंदर, तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, वो भी बहुत ज्यादा उनको सुर्खियां मिली और बीजेपी ने फिर उसको बहुत प्ले आउट किया, उसको कैंपेन बनाने की भी कोशिश की थी। कितना कामयाब हुआ वो अलग बात है। तो ये जो महिला वोटर वाली बात है सर, ये बहुत क्रूशल बात हो सकती है इस इलेक्शन की।
इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए ये शिफ्ट ही जरूरी है। ओके। अगर ये चुनाव का नतीजा बदला तो महिला वोटर का ही वोट शिफ्ट हो सकता है कि कितना वोट हो, क्योंकि 50% वोटर अभी तक ममता दी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, 35-38% बीजेपी के साथ है। तो यदि वो उसमें से 5-7% का शिफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है और उसमें ये फैक्टर, फियर फैक्टर जो है कि शांति चाहिए या डर लगा हुआ है, ये फैक्टर यदि कामयाब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मदद हो सकती है कि अब वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। आपने भी कहा कि जिन लोगों को दिखाया उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, हम नहीं दिखा पाए, तो वो अलग इशू है, लेकिन कितना होगा। लेकिन महिला वोटर ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर के लिए बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। मुस्लिम फैक्टर में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता कि उससे कोई बदलाव आएगा चुनाव में, क्योंकि वो तो है ही ममता जी के साथ। उसमें से कोई 75% पिछली बार वोट मिला है, अब उससे ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क पड़ जाएगा 2-3% का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वुमन वोटर जो है वो कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है ये है। और ममता बनर्जी की ये छवि कि भाई वो महिला लीडर है, टीएमसी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं और सबसे ज़्यादा योजनाएं भी उन्होंने चलाई है, इसको कैसे काउंटर करती है भारतीय जनता पार्टी फियर फैक्टर के अलावा, वो महत्वपूर्ण होगा। एक और देखिए आप वोटर के मन की बात, चंडीपुर में वहां भी खूब जबरदस्त वोटिंग चल रही है और बंगाल का मूड इस बार कैसा है बता रहे हैं लोग। कहां रहते हैं, कलकत्ता या नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के किस लिए। मुद्दे पे दे रहे हैं? वो मोदी के। मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं। दादा मोदी के, उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बदल। बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। बदल करना पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। वो तो बदल करना ही तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है। देखो माँ बहन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उसको करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पक्ष भारी लग रहा है। सरकार बरकरार है कि बदलाव है? बदला है, बदला है। बीजेपी चल रहा है सीधे? हाँ, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी सीधे? सीधे। ममता से नाराज है महिला आपकी बात? मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा आपकी बात? कौन आएगा? हाँ, मेरे जैसा ऐसा बीजेपी आएगा। आप बदलाव दिख रहा है आपकी बात? हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी। कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं बदलने की जरूरत है। कंपनी का काम करता। कंपनी का? कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए, 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है, वो क्या सोच के वोट दे रहा है? वो लोग हैं जो खुल के कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, अभी उन्हीं की बात आपने सुनी है। मैं आपको थोड़ी देर में वो पक्ष, उन लोगों की बात भी सुनाऊंगा जो कहते हैं हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, ममता चाहिए, तो क्यों चाहिए, वो बात भी होगी। लेकिन इसमें अगर आपने गौर किया हो, खासतौर पर कुछ महिलाओं ने जो है सीधे मोदी का नाम लिया, डायरेक्ट। सवाल मोदी के से शुरू नहीं हुआ था, उनका जवाब लेकिन सीधे मोदी पर था। ये क्या बता रहा है सर? देखिए, मैंने शुरू में भी कहानी कुर्सी के बात करते हुए भी कहा था कि मोदी की छवि पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ठीक है कि वहाँ के एक लोकल लीडर, लोकल फेस हैं, लेकिन लोग मोदी को सामने लाता है। बिहार चुनाव के समय भी यही था, नीतीश जी के साथ लोग खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे, लेकिन जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो नीतीश के लोग भी अंतिम दिन जो है उन्होंने नीतीश जी का पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए थे। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो उन्हीं के मुंह से जुबान से सुनाया गया। इसका मतलब बहुत साफ है। 2-3 चीजें इससे निकल करके आए। एक तो महिलाओं का एक वर्ग है जो खुल करके कहता है कि परिवर्तन चाहिए। दूसरा, एक युवा वर्ग जो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कहीं और काम कर रहा हो, राजस्थान में काम कर रहा हो, गुजरात में काम कर रहा हो, वहां से वोट देने आया है, तो इसका मतलब वो चेंज के लिए देने आया है। ये भी वो बात खुल करके कह रहा है। इसका मतलब कि सूरत से जो ट्रेनें चली हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई होंगी या जो भी चलवाई होंगी,
जिसने भी चलवाया या अपने से वो चले होंगे, बीजेपी ने भी लेकिन वो चलवाई है भारतीय- और लोग खुद भी आ रहे हैं। खुद भी आ रहे हैं, तो वो परिवर्तन के लिए है। सब नहीं, तीसरी ये नहीं बात कह सकते कि तीसरी बात नरेंद्र मोदी केंद्र में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के केंद्र में ये रख करके पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान। अभी प्रोफेसर साहब की ने मैं बता दूं सर, इनकी होम मिनिस्ट्री बंगाल से है, इनकी तो खूब बात होती होगी सर। बिल्कुल, क्या रिपोर्ट है? देखिए, एक चीज तो है ना कि बंगाल में अगर आप जाएं तो जितने भी हम आइकन्स कहते हैं ना नेशनल इंडिपेंडेंस के या फ्रीडम मूवमेंट के, उनमें वो सबसे ऊपर सुभाष चंद्र बोस को रखते हैं। वो इसलिए भी कि हीरो वर्शिप एक कल्चर रहा है बंगाल में। आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सौरव गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, ये एक बहुत बड़े आइकन रहे हैं जो हिस्टोरिकली उससे रिलेट करते रहे हैं। और पहले तो ये कहा भी जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो उसमें हीरो जो है वो एक बंगाली नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए लोकसभा में अगर मोदी जी को वोट मिल रहा था तो विधानसभा में ममता दीदी को वोट मिल रहा था, और ये कल्चर वहां बहुत पहले से है। रही बात आप कह रहे हैं लोगों को बंगाली हीरो चाहिए, बंगाली हीरो, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को ये फेस बनाते तो इनको ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अभी भी संशय है और वो नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी एक पोटेंट फेस है पूरे हिंदुस्तान में। तो सब समझते हैं चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए बीजेपी जीतेगी तो चीफ मिनिस्टर तो बंगाल का ही बनेगा, हाँ, बाहर का आगे थोड़ी बन जाएगा। दूसरी बात, वो जो एक कह रहे थे ना कि बांग्लादेशी, सोमनाथ बनर्जी ने भी कहा और श्री प्रकाश जायसवाल ने भी कहा, वो कह रहे थे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी या यहाँ एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को घुसपैठिए के इन्फिल्ट्रेटर, वो इन्फिल्ट्रेटर वर्ड कर रहे थे। हाँ, मतलब जो भी करेगा, नहीं बोला था। जो बिना सिटीजनशिप के आएगा तो इन्फिल्ट्रेटर ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ एक खास समुदाय के लोगों को घुसपैठिए कहा जा रहा ठीक है है, उससे ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने भी एक बयान जारी, वीडियो मैसेज जारी किया था। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, जो चटगांव हिल से भाग उग करके आए थे वो तो शरणार्थी है, क्योंकि उनको टेरराइज किया गया था। और जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उसके बारे में मैं बार बार जिक्र करूं, जनरल एस के सिन्हा ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। लेप्सरॉन वहां के फॉरेन सेक्रेटरी ने वर्ड यूज किया था बांग्लादेश के। तीसरी बात जो है वो जिसे हम देख रहे हैं कि चेंज को लेकर के, कि चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बंगाल का ओवरऑल वोटर मानस क्या कह रहा है, वो तो अभी जो हम जो दिखाई दे रहा है वो तो मुझे लगता है यदि पहले से रिलेटिवली यदि 3% 4% यदि बढ़ता है वोट, तो मुझे लगता है भारतीय जनता वोट तो पार्टी बढ़ना को चाहिए। आश्वस्त अभी होना चाहिए परसेंटेज तो बहुत अच्छा है अभी तक का। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैंने आपको बताया राहुल गांधी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था। आपको राहुल गांधी का बयान दिखाता हूं। उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने की अपील का एक वीडियो बनाया और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, 1.25 मिनट का वीडियो है। मैंने सुना उसको और मैं उसके बारे में कई लोगों से राय भी ली कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो नतीजा आउट कर दिया। अब आप सुनिएगा, क्या राहुल गांधी ने उस वीडियो में इस चुनाव का रिजल्ट आउट कर दिया है? क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी, अगर आप सोचें तो एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर उनकी अपील किस नाम पर है? अपील इस नाम पर है कि ममता ने अच्छा काम नहीं किया। अपील इस नाम पर है कि ममता ने बीजेपी को मौका दिया। और देश में एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। यहां राहुल गांधी सेंट्रल पॉलिटिक्स पर आते हैं। कह रहे हैं देश में विचारधाराओं की लड़ाई है, केवल कामकाज की लड़ाई नहीं है। एक दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक वो विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी की है और दूसरी जो संघ की है, बीजेपी की है। तो उन्होंने कहा कि फिर सोचिए उस विचारधारा से मुकाबला कौन करेगा? वो ममता तो नहीं कर सकती, वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। फिर सवाल कि कांग्रेस पार्टी का आधार कितना है बंगाल के अंदर, और वो बीजेपी और टीएमसी को कैसे जोड़ रहे हैं। तो आप सुनिए राहुल गांधी को। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं 1 नेशन 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है
और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। आपने सुना, फिर एक बार रिकैप दे दो, उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी कहती है वन नेशन वन लैंग्वेज और वन रिलीजन। अब आप सोच लीजिए कि ये शब्द किन के लिए थे। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर ममता ने पोलराइज ना किया होता तो बीजेपी को जगह नहीं मिलती। अब वो किससे बात कर रहे हैं? जिसने भी उनको लिए ये शब्द लिखे हैं, अगर उनके अपने हैं तो अलग बात है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से तो अलग अलग समूहों से बात की जा रही है। बाकी त्रिपाठी जी बताएंगे। देखिए, एक तो ये कि राहुल जी जो हैं वो बोलते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो ऑफिशियली सही बताती नहीं है। मैं अभी उनकी जो सितारा प्रचारकों की सूची, स्टार कैंपेनर की लिस्ट देख रहा, तो उसमें राहुल जी का नाम नंबर 2 पे लिखना चाहिए, लिखते नहीं है। मतलब एक गलत काम करते हैं। उनको मोदी जी के बाद राहुल जी का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि राहुल जी ही हैं जो जनता को समझा पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, इस सवाल का जवाब वही दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने इतनी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर दी कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ सुथरा प्रशासन नहीं किया, इतनी हिंसा, इतना अत्याचार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इतना ज्यादा उनके समय में भ्रष्टाचार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अब कोई कह सकता है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो तो भाई कांग्रेस के नेता हैं। क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस है ही नहीं, जहां शून्य, न विधायक न सांसद, जहां उनका अपना नेता सदन अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से लड़ रहा और उसके लिए कोई जाके ढंग से प्रचार नहीं कर पाया, वहां किसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को आते हुए अब देख रहे हैं। अब इसका दूसरा क्या है? शायद उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ममता बनर्जी खत्म होंगी तो कांग्रेस के लिए थोड़ी गुंजाइश बनेगी। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे होते हैं उसमें कोई घटनाक्रम तुरंत का नहीं होता। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि भाई एक निबंध उन्होंने रटा हुआ है, भाजपा दुश्मन है, मोदी जी दुश्मन है, तो उसको बिना संदर्भ क्यों अलग अलग जगह बोलते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कि अंत में वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे होते हैं। जो दूसरी पार्टी है जो उनके लिए नुकसान करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ दे देते हैं। इस वीडियो का आपने ये मतलब निकाला कि राहुल जी को बीजेपी आती दिख रही है? आती दिख रही है, तभी तो ये बोल रहे हैं ना। इसका मतलब है साफ साफ वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ममता जी ने जो किया उसका रिएक्शन हो रहा है, यही तो भाजपा देख रही। बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पोलराइज कर दिया आपने तो लीजिए भुगतिए। पोलराइजेशन का आरोप सीधा ममता पर है इस बार। हाँ, तो उन्होंने कहा बंगाल को आपने पोलराइज कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल पोलराइज का मतलब क्या? अपीजमेंट किया आपने? मतलब मुसलमानों की ज्यादा सुनी आपने? मतलब कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ये तो एकदम आरोप ही है ना। मुसलमानों को आपने गोलबंद किया तो हिंदू गोलबंद हो गया, और हिंदू गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। बात तो ये लगभग वही कर रहे हैं। और ये वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन चाहती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन रिलीजन तो कभी किसी ने नहीं बोला है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो किसको बता रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन चाहती है भाजपा, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। और कहां बताएंगे? अच्छा, एक चूंकि बनारसी लोग गजब होते हैं, प्रोफेसर अमिताभ जी ने कहा, चूंकि वही है कि बंगाल पे बनारस की टिप्पणी तो आनी चाहिए, भी एक सज्जन ने भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली हीरोज को वर्शिप करते हैं। तो भैया अधीर रंजन चौधरी नहीं, उन्होंने कहा, प्रोफेसर अमिताभ, मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों अधीर रंजन चौधरी को हटा के यूनुस पठान को कर दिया? वो तो खाटी गुजराती था। नहीं, इन्होंने, अमिताभ ने एक और चीज बात बोली थी कि सुभाष चंद्र बोस आइकन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक तो वहां बहुत ज्यादा एंट्रेंच ही नहीं हुआ। कायदे से फॉरवर्ड ब्लॉक को होना चाहिए था। यदि सुभाष चंद्र बोस को वो आइकन मानते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक वहां होना चाहिए था। मोटी बात ये कह रहे थे कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, लोकल चेहरा जो है वो होना चाहिए था। लेकिन सर, राहुल गांधी की बात का क्या मतलब समझे आप सर? राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक बात कर रहे हैं, और उसका फायदा बीजेपी को होगा। राहुल गांधी की बात करने का? हाँ, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसका। और वो त्रिपाठी जी ने जैसे कहा, मैं भी अक्सर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता हूँ कि भाई स्टार लिस्ट में नाम क्यों नहीं डालते उनका। और जब वो ममता जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो या तो वो तय करें कि भाई किसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा, ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर वो जो बोल रहे हैं कि भाई पोलराइज। अभी तो दोनों ने एक साथ वोट डाला है संसद में, टीएमसी और विजय जी, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अन्याय इसलिए कर रहे हैं कि ममता जी उनको 2 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं हो, नेगोशिएट कर रहे हैं। भाई इलेक्शन लड़ रही है उनकी पार्टी, वहां पर अकेले लड़ रही है, तो लड़ेंगे तो ममता के खिलाफ ही ना, तो उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे भी नहीं। वो तो ठीक बात है, आप कह रहे तो मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है। ये तो अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मुझे लगता है ना सौरभ जी, एक बार कंप्लीट कर लें इनकी बात जो है। लेकिन पोलराइजेशन वाला जो बात है वो ज्यादा
सही तरीके से उन्होंने रखी है कि ममता जी अगर इस तरह से, जैसे आप अपीजमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, पिछले 2-3 चुनावों में जो उन्होंने किया है उसकी वजह से ही बीजेपी को एंट्री की ताकत मिली, क्योंकि वो एक रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ बढ़ी भारतीय जनता पार्टी और उस पर काम किया उन्होंने। ये तो बहुत ये आरोप सही है, ये आरोप सही है, मतलब सही इस दृष्टि में कि पॉलिटिकल नतीजा उसका ये दिख रहा है। ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पोलराइजेशन का मतलब है आपने एक की ज्यादा सुनी, इसलिए दूसरे को फिर वो बताने का मौका मिल गया और भारतीय जनता पार्टी इसके दूसरे पक्ष की तरफ खड़ी हुई है। डायरेक्ट ही बोल देते ना कि राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो बोल दिया ना, पहले ही मैंने कहा कि वो, मैं तो हमेशा मानता हूँ वो नहीं, ये देखिए वही वाली बात है जो ओवैसी कहते हैं बार बार कि भाई क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? अगर फिर तो सारा जो दो ही फोर्स बना लो, एक सारी पार्टियां एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी। नहीं तो या तो सारे इलेक्शन आप ऐसे ही लड़ो। बैरामपुर गए हैं क्या? मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी हो? नहीं, राहुल जी सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। वो क्या है भाई? विचारधारा नहीं सर, सब जानते हैं कि कांग्रेस कैसे खत्म हुई। जो कांग्रेस से निकले हुए लोग जो अलग अलग समय पर चाहे जिस धारा में गए हों, ओरिजिनल पार्टी बनाया, उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए तो कौन आएगा भाजपा के सामने? कांग्रेस आएगी। बिहार से तेजस्वी खत्म होंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। ममता जी खत्म हो जाए तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। अगर महाराष्ट्र से शरद पवार खत्म हो जाएंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। केसीआर खत्म हुए तो कौन आया? कांग्रेस आई। तो बड़ा सीधा सा उनका फॉर्मूला है कि ममता जी खत्म हो, कांग्रेस आ जाए। तो ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। ममता जी तो कांग्रेस से ही आई हैं। हाँ, तो लेकिन अब उनको लगता है ना कि अब खत्म हो जाए तो आ जाएगी, तो वो अपना सही निशाना कर रहे हैं। हाँ सर, ये जो राहुल जी का जो जिसने भी टॉकिंग पॉइंट्स बनाया है ना, वो एक नेशनल न्यूज़पेपर है, दिल्ली से छपता है, नाम नहीं लूंगा, उसके एडिटोरियल में सारा चीज लिखा हुआ है। अच्छा। दूसरा ये बात कर रहे हैं ना, वन लैंग्वेज वन रिलीजन, ये बेसिकली जो बीजेपी के खिलाफ पुराना एक प्रचार होता था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करता है, वो उसको अंग्रेजी में कह रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जानते हैं कि इस समय कांग्रेस हाशिए पर है बंगाल में। लेफ्ट फ्रंट के साथ उन्होंने अलायंस करके भी देख लिया, जिसके साथ वो कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। तो इस बार वो सिर्फ अपना स्टेक सिर्फ इस पे लगा रहे हैं कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, जो इनका हिसाब लग रहा है, और वो जो सेंट्रिस्ट स्पेस है उसको कैसे लिया जाए। और जैसा बता भी रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस का पतन होता है तो जाहिर है वहाँ कांग्रेस राइज करेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं। तो लेफ्ट को आप सबने हमेशा के लिए खत्म मान लिया है? लेफ्ट का अब वो जो वेव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी जो मानसिकता थी वो अब सिर्फ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, कुछ स्टूडेंट सर्कल्स में वो बचा है, और वो भी अर्बन सेंटर्स में, मतलब कलकत्ता जैसे धीमी सी आवाज में बोले कुछ त्रिपाठी जी। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं हम लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट में कोई अंतर है क्या? ये लेफ्ट की प्रॉब्लम बहुत अंतर है, बहुत अंतर है विजय जी, हर्षवर्धन जी इस पर बताएंगे बाद में। लेकिन ये है कि वो स्पेस जो था एक लेफ्ट का, और लेफ्ट भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी ना। आप ये क्यों नहीं समझते? लेफ्ट को आप उस आइडियोलॉजिकली वो माओइज्म से नहीं जोड़िए, या जो कहते थे सीपीआईएम है तो वो माओइस्ट है, लेकिन ठीक है सर। दादा एक जवाब आप सभी दे दीजिए। माओइस्टों को तो लेफ्ट ने मार एक्चुअली लेफ्ट इतना इररिलेवेंट हो गया कि आप भी क्यों उस पर वक्त जाया करें, छोड़ दें उसको। मैं कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि इन्होंने ये मान लिया कि बीजेपी आ रही है। इनकी भाषा से ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा ही लगा जब मैंने सुना, इसलिए मैंने कहा कि रिजल्ट आउट कर दिया। क्या क्यों जयराम रमेश ने 3 दिन पहले नहीं बोला था? वो तो गलती से निकला था। अरे वो तो उन्होंने तमिलनाडु भी बोला था उसमें, वो स्लिप ऑफ टंग था। उसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, अंदर की चीजें निकल गई। ठीक है, ये तो आप मान रहे हैं ना कि राहुल जी मान लिए हैं कि बीजेपी जी आ रही है। हाँ, आपको भी ऐसी सेंस मिली इनकी बात से? मुझे वो सेंस नहीं ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोमिनेंट इसलिए दबाव बहुत है सर। सर ऐसा लगा कुछ स्पेस इसलिए मिला है क्योंकि वहां पर वो इस बात से सहमत है कि बीजेपी के खिलाफ वो जो लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई ममता बनर्जी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दी, मतलब बीजेपी को ताकतवर बनाया। चुनाव नतीजा बीजेपी के पक्ष में होगा नहीं होगा, इसलिए वो भी कहने का मतलब नतीजा तो कौन ही जानता है, कौन जानता है। लेकिन अब मैं आपको कह रहा था कि वो लोग जो ममता बनर्जी को चाहते हैं कि वो रहें, अभी और ममता शासन चलना चाहिए, उनकी वो कैसे अपनी बात कहते हैं, कितनी जोर से अपनी बात कहते हैं। अब मैं आपको मालदा का कुछ वोटर्स का रुझान वो दिखाता हूँ। अब मालदा आप कहेंगे, नाम सुन के कहेंगे मालदा वाले तो वही कहेंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर किस्म का आदमी रहता है, उनका क्या मूड है सुन लेते हैं। में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं असली? माहौल ठीक ही है, इस बार तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बाहर का फोर्स भी आया है, अच्छे से एग्जाम होगा, इलेक्शन सब। दीदी बेहतर या दादा?
दोनों ही बेहतर है। बताते हैं बड़े डरते हैं यहाँ पे लोग, डर आपको माहौल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंटी सोशल कोई झगड़ा झमेला कोई नहीं है यहाँ का। काम किसका बेहतर है बंगाल में यहाँ पे? काम तो हमारा ममता दीदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ। तो अच्छा कौन लगता है, दीदी या बीजेपी? दीदी अच्छा। रूलिंग पार्टी का अच्छा है काम, तो रूलिंग पार्टी का ही अच्छा। आपका नाम? मोहम्मद नूर इस्लाम। अच्छा, रूलिंग पार्टी मतलब टीएमसी? टीएमसी। इस बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब खूब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को, जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? आपका तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया जाता? ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। ऐसा का मुद्दा था लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पल्ला भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ टीएमसी। मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ कंफ्यूजन है। हाँ। ये जाहिर इन्होंने भी जितने लोगों से बात की उसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। इस एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं, हमने भी बहुत लोगों को सुना वहाँ पर, मुस्लिम लोगों से जब आप रिएक्शंस ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो कहते हैं ज़्यादातर क्या लगभग सभी यही कहते हैं जो है वो ठीक है, मतलब टीएमसी है वो रहे। यहाँ किसी तीसरे का नाम नहीं लिया जा रहा सर अभी तक। जो बातें चल रही थी ना ओवैसी, हुमायूं कबीर, कोई और कांग्रेस, कोई नाम नहीं ले रहा किसी का। बाइपोलर इलेक्शन है, दो तरफा मुकाबला ममता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और मैं इसको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यही बड़ी जीत है कि वहाँ पर वो पूरे इलेक्शन को उन्होंने ममता वर्सेस बीजेपी कर दिया और सब लोग वहाँ पर आउट हो गए। पहले भी ये बात हो रही थी कि ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब उतनी वो होता भी तो 2-4 सीट पर, उससे ज़्यादा कोई असर उनका नहीं हो सकता था। वो एक्सरसाइज किसने की क्या की वो अलग इशू है, लेकिन ये सीधा इलेक्शन है और अब भी भारतीय जनता पार्टी और ममता जी के बीच मुकाबला। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो वैसे आपसे जानकारी के तौर पर पूछ रहा था कि भाई राहुल जी बहरामपुर गए थे कि नहीं गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, अधीर रंजन जी के उसके साथ गए कि नहीं गए, जी आप पूछ रहे जी, हैं। जी, हाँ नहीं गए थे बेचारे। जब वहां जाके तमिलनाडु जाके स्टालिन से नहीं मिले, नहीं ये तो अधीर रंजन जी उनकी पार्टी में ही है ना। गाड़ी में से वीडियो बनाया था उन्होंने, मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ थी उनकी सर। तमिलनाडु में भी बहुत नाराज थे, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग। खैर एनीवे, अब मैं आपको कुछ दावे सुना देता हूँ। अधीर रंजन जी की अभी जिक्र कर दिया सर ने, तो उनका भी बयान है एक, लेकिन पहले दिलीप घोष को आप सुनिए। ये फर्स्ट फेज को लेकर अपनी पार्टी के लिए क्या नतीजा बता रहे हैं होगा। पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, और उस वक्त में प्रेसिडेंट रहे हैं जब बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी राज्य में। सुनते हैं दिलीप घोष को। आधे से ज़्यादा सीट में आज चुनाव है और 4-5 दिन के बाद फिर है, तो पहला फेज जो है ये अगर शांतिपूर्वक हो जाए, मुझे लगता है कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक होगा। और उसके लिए जो भी करना है, मैंने अदालत से लेकर चुनाव कमीशन तक सरकार की तरफ से और प्रयास हो रही। यहाँ जो एंटी सोशल को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी खुद हैं, उसके लिए उनको बहुत दुख है क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ऑपरेट करते थे चुनाव को, ऐसे सारे एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है चुनाव अच्छा होगा, वोटिंग भी अच्छी होगी और ठीक ठाक रिजल्ट भी होगा। जो परिवर्तन का आस लगा लोग बैठे हैं वो भी हो जाएगा। ज़्यादातर बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण बंगाल में है ये, और बीजेपी इसमें मुझे लगता है कि 100 के ऊपर सीट जीतेगी। मोटा मोटी जीतने का एक प्रकार रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से। और जो थोड़ा सा हार्ड है, संख्यालघु इलाका है, बॉर्डर है, टेंस इलाका है, उसमें भी अगले चुनाव में सत्र में जो चुनाव होगा और जनता को एक साहस मिल जाएगा कि हाँ अच्छा वोट होगा, अपना वोटिंग करना चाहिए। पूरा शांतिपूर्वक चुनाव होगा, किसी को हिलने तक नहीं देगा चुनाव कमीशन। तो दिलीप घोष जी की माने तो पहले फेज में ही जो है बीजेपी जीत पक्की कर लेगी अपनी सर।
लेकिन ये तो है कि पहले फेज में बीजेपी को बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और दिलीप जी खुद बेचारे आउटसाइडर से त्रस्त हैं यहाँ पे, तो उनको तो थोड़ा सा ये होगा। लेकिन ये है आउटसाइडर से त्रस्त है, हाँ, मतलब शुभेंदु अधिकारी, मतलब उनको अच्छा, लीड अच्छा, नहीं अच्छा, देने दिया गया, तो वो थोड़ा सा एक ये तो रहेगा। और ये तो बाद में पता चलेगा जब अगर वो स्थिति में आ जाती है बीजेपी सरकार बनाने की तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है कि पोलिंग जो है वो भय रहित हो रहा है, एटलीस्ट आपके यहाँ तो यही देख रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन असल बात है कि इस समय पोलिंग शांतिपूर्ण हो रही है। वोटिंग परसेंटेज बहुत, अभी 63% दिखा रहा है, तो शाम जाते जाते वो 90% मुझे लग रहा है हो जाएगा। और जिस तरह का माहौल बना था ममता बनर्जी का, वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में। इसमें हो सकता है बीजेपी ज़्यादा सीटें लाएं, लेकिन अभी जो असली लड़ाई है, जो रियल कॉन्टेस्ट है, वो तो अब है। यहाँ तो पहले से भी बीजेपी का बेटर पोजीशन था इस पार्ट में। अब दूसरे पार्ट का जो दूसरा अध्याय शुरू होगा उसमें देखिए ये बड़ा क्लियर डिवाइडेड है सर। ये पहले फेज की 152 सीटें, ये ज्यादातर मतलब बीजेपी की तो 75% सीटें इस पिछली बार 77 में से इसी में आई थी 59। और बीजेपी को अगर ग्रो करना, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं करना चाहिए उसको, तो ये राउंड बीजेपी का राउंड होना चाहिए। और अगला राउंड जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल वाला राउंड है। वहां पर तो बहुत आगे, केवल 18 सीटें 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी। लेकिन फिर बीजेपी को छलांग भी तो बहुत लंबी लगानी है, 77 से 150 की छलांग लगानी है। तो आप सोचिए, जस्ट डबल करना है उसको, तो जस्ट डबल करना है तो दोनों जगह डबल करना पड़ेगा। वो यहाँ पहले फेज में कितना चले जाएंगे, कितना 59 से आप कहाँ दुगना करेंगे, मतलब 120 सीट लानी पड़ेगी उसको इतना पहले फेज में। तो तब जाके अगले राउंड में जो मुश्किल राउंड है वहां पर शायद कठिन सवालों के जवाब ना भी दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखिए हम लोग बार बार 77 पर आकर के अटक जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 77 से 148 का आंकड़ा जो है वो तय करना है, तो एक बड़ी लंबी छलांग है। मैं बार बार फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 17-21 दोनों चुनाव ले लें तो 142 सीटों पर पहले वो जीत चुके हैं, कभी ना कभी जीत चुके हैं। पिछले 3 चुनावों में 2011 से यदि आप ले लें तो कभी ना कभी वो जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जीत की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां नए नए अपने आप को रजिस्टर कर रही है। वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उसको जिताया है उन सीटों पर। तो 142 यदि आंकड़ा पर वो मान लेते हैं कि वो सारे 142 भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में निकाल ले जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। एक छोटा कमेंट सर, ब्रेक का समय जाएगा त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, जब ये वाली बात होती है ना तो मैं हमेशा फिर याद आने लगता है हमको त्रिपुरा, याद आने लगता है हरियाणा, याद आने लगता है महाराष्ट्र। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो शिफ्ट किया है, अगर उसको हम एक लाइन में समझें, क्योंकि हम मतलब उसमें हम सब शामिल हैं कि हम ये बात करते हैं कि हिंदू तो वोट करेगा नहीं, हिंदू तो कुछ चला ही जाएगा, वो सिर्फ हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं। नेशनल पार्टी को कैसे वोट होता है अगर आप उसको समझें, और नेशनल मूड क्या है, इन दोनों को अगर समझें, तो नेशनल पार्टी के तौर पर सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम लोगों से असेसमेंट में कभी कभी गड़बड़ होती है। और फिर मैं कह रहा हूं, जब 2011 में ममता जी ने कम्युनिस्टों को पलटा था तो कहां किसको लगता था, या त्रिपुरा में जब पलटाया था तो क्या लगा था, इसीलिए थोड़ा कठिन हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद उस थ्रेशोल्ड को क्रैश कर चुकी है। चुनाव की बात हो रही है क्योंकि बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और तमिलनाडु में पूरे राज्य के एक साथ सभी 234 सीटों के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही है हमेशा की तरह। स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कुर्सी दांव पर है। अब वहां एक नए प्लेयर आ गए हैं, एक्टर थलपति विजय एक बड़े फैक्टर बन के उभर रहे हैं। ज्यादातर कई मतलब एक्सपर्ट्स का, तमिलनाडु की राजनीति को जानने वालों का, उनका मानना है कि इनके हिस्से कुछ अच्छा साइजेबल वोट आना चाहिए। एनडीए इस बार तमिलनाडु में जीत का अपना दावा कर रही है। एनडीए मतलब बीजेपी, एआईएडीएमके प्लस अदर पार्टीज। तमिलनाडु में पोलिंग बूथ पर आज सुबह से अच्छी खासी कतारें दिख रही हैं लोगों की। अभी तक यहां भी 65% वोटिंग हो चुकी है। वैसे तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु ही हो क्यों या बंगाल, इससे पहले असम में जो इलेक्शन हुआ, उसके अलावा केरल में, सब जगह वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। इसमें कुछ योगदान एसआईआर की भी है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तिरुपुर में और सबसे कम मतदान हुआ है नीलगिरी में। एक्टर विजय और टीवी के चीफ ने चेन्नई के नीलांकरई पोलिंग बूथ पर वोट डाला। विजय के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। कमल हासन वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। एक्टर अजीत कुमार ने भी सुबह सुबह ही जाकर वोट कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत वो भी अपना वोट डाल चुके हैं, क्योंकि
दिलचस्पी रहती है लोगों की ये स्टार्स निकले कि नहीं निकले। और तमिलनाडु में तो स्टार भी पहले स्टार, फिर सुपर स्टार, फिर मेगा स्टार, फिर गैलेक्सी स्टार भी होता है सर वहाँ पे। तो रजनीकांत जी मेगा तक नहीं रहे, हाँ वो गैलेक्सी स्टार है। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी टी राघवन ने वहाँ पर, देखते हैं उनका क्या मूड लग रहा है। यहाँ पर माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार बहुत कांटे की टक्कर है सर। वो थलापति विजय है, वो भी पूरा सॉलिड है, तो जरूरी नहीं स्टालिन ही आए। बहुत कांटे की टक्कर है, बाकी तो रिजल्ट आने से मालूम पड़ेगा जी। विजय एक एक्स फैक्टर है आपको लगता है तमिलनाडु में? बहुत सही बात कही है। ही इज डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर, और इस बार मेरे ख्याल से विजय डेफिनेटली आएंगे सीट पे, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक नया खून है तमिलनाडु, डेफिनेटली एक नया चांस चाहिए तमिलनाडु को चीजें बदलने के लिए। बिकॉज वी सी अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, द वे दे आर ग्रोइंग, हैदराबाद, चेन्नई उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या माहौल है पूरे तमिलनाडु? इस बार स्पेशली क्या है कि वोट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड है। कोई पहले हर बार हम प्रेडिक्ट कर सकते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकली कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, बट इस बार ऐसा कोई गेम नहीं है। आई फील ऑल थ्री पार्टीज हैव बीन इक्वली, सबको जहां तक मैंने बात किया है इक्वली आ रहा है। तो विजय विल बी पावर पैक फैक्टर इन दिस इलेक्शन। वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है विजय जैसे एक नए कैंडिडेट को आना चाहिए? कम से कम अदर पार्टी आना चाहिए, पहले डीएमके, उसके बाद में एआईडीएमके। ये बार बार हर बार यही 5 साल में अलग अलग आते रहते हैं। बाकी इस बार विजय को आना चाहिए। तो यहां तो जितने लोगों से टी राघवन बात कर रहे थे उनका सबका ये कहना था कि एक तो विजय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं ये मानना पड़ेगा, और दूसरा इस इलेक्शन में पहली बार कोई स्थिति में नहीं है कि कुछ प्रेडिक्ट कर पाए। सर तमिलनाडु क्या वाकई इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है या विजय की वजह से ये अभी सस्पेंस है? विजय की वजह से बहुत संभावना बन रही है सर। वहाँ पर जो हमारे कई मित्रों से मैंने तमिलनाडु में बात की पिछले दिनों, तो वो कह रहे हैं 10 से 15% वोट वो ले सकते हैं। और अगर विजय जोसेफ है, वो सुपरस्टार है, यदि वो ऐसा वोट ले आते हैं तो हंग असेंबली की तरफ भी तमिलनाडु बढ़ सकता है। दूसरा तो जो एडीएमके गठजोड़ की भी उम्मीद बन जाएगी, कोई भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है कि एआईडीएमके की हो सकता है। लेकिन ये जो सारा हुआ अभी महिला रिजर्वेशन वाला बिल, उसने तमिलनाडु में स्टालिन को मदद कर दी, क्योंकि उन्होंने उसको डिलिमिटेशन के साथ और तमिल अस्मिता के साथ जोड़ दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी स्टालिन के खिलाफ, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में तमिलनाडु में उनको मदद मिली। अब विजय कितना मदद कर सकते हैं या कितना वो किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे, वो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे को तय कर सकता है। अभी तो आपको लगता है कि हंग असेंबली ले जा सकते हैं विजय? वहाँ जो लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं गया, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ले जा सकते हैं। अब अगर मान लें ऐसी संभावना बन जाती है हंग असेंबली की, तो इनकी तो दोनों पार्टियों से बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। दोनों पार्टियों से बात चल रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों से बात बनी भी नहीं। नहीं बनी, मैंने इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कैंप में या एंटी बीजेपी कैंप में, उन्होंने अपने आप को किसी कैंप में नहीं रखा। वो क्लियरली कह रहे हैं मैं थर्ड फोर्स हूं, मैं जैसे कहते हैं न्यू ब्लड, मैं वो हूं। नहीं, इसको अगर दूसरी तरह से देखें और परिस्थितियों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी एडीएमके को समझा भी लेगी, और एडीएमके के चूंकि जो है वो ऐसे नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल चुके हैं। अब एक तो हालांकि चले गए हैं उधर ही डीएमके की तरफ। तो इसको यूं देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, यानी मायावती को चीफ मिनिस्टर बना दिया, अगर कल को तीसरा वाला मोर्चा यानी विजय की सीटें इतनी होंगी कि उनके साथ अगर एडीएमके यानी एनडीए गठजोड़ जुट जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दे तो वो बना देगा। लेकिन स्टालिन के पास ये नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है। मतलब स्टालिन किसी भी कीमत पर, वो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, वो किसी कीमत पर विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा बना, हालांकि ये एक बहुत मतलब ऐसी स्थिति होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे अभी भी दिख रहा है कि डीएमके कांग्रेस वाला गठजोड़ ज्यादा मजबूत, वो ताकतवर है। और मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि बीजेपी बड़ी होगी, ये ठीक बात है, लेकिन सरकार बनाने जैसी कोई गुंजाइश बनेगी अभी मुझे इससे बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लगती है। ज्यादा राजनीति समझते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन सर इस पर थोड़ी आपसे अलग है कि इनको कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने, कोई रिस्क नहीं लेगा। वो आदमी सुपरस्टार है, उसके पास एक दूसरे किस्म का पुल है, उसको केवल काम से वोट की चिंता नहीं है कि मैं काम करूंगा तो वोट मिलेगा वाला मसला नहीं है। वो फेस इतना बड़ा है और उसको और बड़ा बना दिया जाएगा। उसके बाद तो फिर तुलना सबका एमजीआर से और उनसे जैसे होने लगेगी। जयललिता, एमजीआर, करुणानिधि सभी लोग हैं वहां पर। लेट्स सी, ये बात सी है कि अगर
हंग असेंबली लेकिन कर लेते बीजेपी हैं का विजय, बहुत बड़ा स्टेक नहीं है तमिलनाडु तो में। क्या पता विजय फिर बन भी जाए। वैसे पैटर्न तो यही है कि तमिलनाडु में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीतती है। एक बार डीएमके जीतती है तो फिर एमजी रामचंद्रन उसके अपवाद थे, जयललिता उसकी अपवाद थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा अपवाद देखने को नहीं मिला है। अब यदि स्टालिन कोई करामात कर जाते हैं तभी वो स्टालिन जो है और कांग्रेस पार्टी का सही बात सही है, महिला रिजर्वेशन में जो वो नॉर्थ साउथ हुआ, दूसरी उसका बात फायदा तो मिलेगा इनको। दूसरी बात नहीं देखिए, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक नैरेटिव ये भी है कि वहाँ पर 44-45 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट की भी हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह मिला करके 50 के आसपास की सीटें वहाँ पर बनती हैं। एक नैरेटिव वहाँ ये भी चलाया गया महिला आरक्षण बिल न पास होने के बाद कि भाई देखो, यदि सीटें बढ़ती हैं तो तुम्हारा एससी का वोट, एससी की सीटें भी तो बढ़ती, तो तुम्हारे वोट को खा गया है, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया है डीएमके ने। तो वो फैक्टर क्या वाकई जमीन पर उतरा है? वो लोग क्या एससी लोगों में ये बात मन में आई जो कि उसके वोट करते हैं, उसको डीएमके के साथ वो खड़े होते हैं। वो द्रविड़ के साथ साथ जो दलित मूवमेंट वगैरह जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो वहां पर चला था, उसके साथ जो वो खड़े हो जाते हैं, तो वो हिस्सा जो है वो तमिलनाडु का क्या डीएमके के साथ वोट करने के लिए अभी तैयार है, खास करके इन नैरेटिव के बाद। और ये बात नैरेटिव तो नॉर्थ साउथ का ही बना है। नहीं देखिए, बनाया गया जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके ने उस ढंग से इसका विरोध नहीं किया है, और दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि एससी के रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद किया है डीएमके ने। एक चीज और जो अभी बात कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है, विजय जो है क्रिश्चियन है, ईसाई है, विजय जोसेफ हैं ये, तो ये उस सनातनी एंटी सनातनी वाली राजनीति के ट्रैप में भी नहीं है। इनके पास ये सारी वो मतलब मतलब उनकी मजबूरी नहीं है उसको उसमें से किसी को चुनना। देखिए, ये तमिलनाडु का ये इलेक्शन बहुत मामले में यूनिक है। एक तो कोई स्टार फिगर नहीं है, इन द सेंस कि कोई एमजीआर, जयललिता उस टाइप के लोग नहीं है, उतना बड़ा हैवी वेट नहीं है कोई जी। और वहाँ का यूथ पिछले 25 साल से 20 साल से ये कह रहा है कि एक यंग चेहरा आना चाहिए, जो इस समय विजय उनको दे रहा है, और वो कैप्टन विजय के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो 20% वोट, 15 से 20% मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनको आएगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होंगी। किंग मेकर की भूमिका में भी शायद ये नहीं रह पाए, क्योंकि एक सेलेक्ट पॉकेट जो है वही इनको वोट करेगा, खासकर यंग जो यूथ है। तीसरा, जो द्रविड़ मूवमेंट रहा है और जिसका इतिहास रहा है, जो दोनों द्रविडियन पार्टीज हैं, उनमें इस समय एज मुझे स्टालिन पे लग रहा है। हालांकि वो भी एक तरह से वंशवादी राजनीति के पोषक हैं, लेकिन जो वर्तमान में वहाँ स्थिति, और ऐसा नहीं है कि ये हीरो हैं या सिनेमा में एक्ट कर चुके हैं, इनका इतिहास भी पहले ये भी बताया है, जैसे जेमिनी गणेशन है, चाहे रजनीकांत भी कुछ हद तक, कमल हासन, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन ये इस बार इफेक्टिव इसीलिए हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के बरक्स एक खड़े हैं, हालांकि उनके खिलाफ नहीं है, और वो अपने आप को कहते हैं कि पॉलिटिकली आई एम अपोज टू डीएमके, आइडियोलॉजिकली आई एम अपोज टू बीजेपी। तो उस हिसाब से भी इन्होंने अपना एक ये कहते हैं विजय कहते हैं, विजय कहते हैं, तो अपने आप को इन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से दोनों के सामने रखा है। और जो अगर वो आइडियोलॉजिकली अपोज टू बीजेपी हैं तो फिर तो क्लियर है कि अगर नौबत आई कि कहां कहीं एक तरफ जाना पड़े तो कहां जाएंगे। एआईडीएमके के साथ न जाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही रखा है कि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए हम आपके साथ नहीं। तब तो डीएमके मतलब कुछ अगर उनको लगता है कि हमारा ग्राउंड कमजोर है तो उम्मीद करेंगे, करनी चाहिए उनको, इनको में ताकत मिले जितनी ज्यादा। ठीक, चलिए, ये तमिलनाडु की बात हुई। कुछ बंगाल का और अपडेट मैं आपको दे देता हूं। बंगाल में आज कुछ जगहों पर हिंसा हुई और भारी हंगामा हुआ। 152 सीटों पर पहले फेज का इलेक्शन जारी है, लेकिन ये सियासी रण एक वाकई कुरुक्षेत्र में कुछ जगहों पर तब्दील हो गया। अलग अलग जगह मारपीट की, कुछ जगह पथराव की खबरें आई। आमतौर पर बंगाल में मतदान ऐसे घमासान की शक्ल ले लेता है, और वैसे ही और पिछले चुनावों की तुलना में तो इस बार कम ही है। अब मुर्शिदाबाद से लेकर आसनसोल, सिलीगुड़ी, इन जगहों पर लेकिन आज खूब हंगामा हुआ है, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा आसनसोल, सिलीगुड़ी साउथ और दिनाजपुर में भी वायलेंस हुई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, फिर हुमायूं कबीर धरने पर बैठे, उन्हें पुलिस पर भी ऐतराज था।
आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। दिनाजपुर और सिलीगुड़ी में भी दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिर पुलिस को हमको हटाना पड़ा। हालात कंट्रोल करने में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के भी पसीने छूट गए। लेकिन मुर्शिदाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। हुमायूं कबीर ने पुलिस पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ पुलिस अफसरों को ड्यूटी से हटाने की भी मांग की। मुर्शिदाबाद में आप जहां देखिए वहां बवाल हंगामा। टीएमसी छोड़कर अलग पार्टी बनाकर मैदान में आने वाले हुमायूं कबीर को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी हुसैन वो मुर्शिदाबाद में थे, तो वहां उन्होंने एसपी से बात की। सारी प्रकरण को लेकर के देखते हैं। हमारे साथ सचिन मक्कड़ साहब हैं, आप एसपी मुर्शिदाबाद हैं। अभी कैसी सिचुएशन है सर? अभी आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो हम लोगों के साथ ही हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर हिंसा की खबर थी वहाँ चल रही है, पोलिंग चल रही है। पोलिंग अभी भी हम एक बूथ के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं, चल रही है। हम लोग इस एरिया में 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया। अभी सब बिल्कुल सामान्य स्थिति हम लोग देख रहे हैं भाई, उसके प्रीमैच्योरली बोलना ठीक नहीं होगा। बाकी आप लोग भी देख रहे हैं, अभी तक बूथ में पहुंचे बस खबर नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपको भी यही बोलूंगा। बूथ आपके सामने ही है, एक बूथ आपके सामने ही है जहाँ पे झमेला हुआ। अभी भी पोलिंग अनइंटरप्टेड चल रही है। बाकी किसी बूथ में भी समस्या ना हो, इसलिए हम लोग इलाका में घूम रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बूथ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसा कि हमें एसपी मुर्शिदाबाद बता रहे हैं, और उसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे। उनके साथ तमाम पूरा बल है, दल बल के साथ वो मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को यही भरोसा देने की कोशिश यहाँ हो रही है कि सब अमनो अमान है। और जहां जिस पोलिंग बूथ पर हिंसा की खबर आई थी वहां पर भी पोलिंग इस वक्त लगातार चल रही है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, और एसपी मुर्शिदाबाद, एडिशनल एसपी इस टुकड़ी के साथ मार्च कर रहे हैं ताकि इलाके में ये संदेश दिया जा सके कि सुरक्षा बल तैनात है और पोलिंग का काम भी सुचारू रूप से यहां किया जा रहा है। टीएमसी और जेयूपी एजेयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच कुछ हिंसा हुई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंसा हुई जिसके बाद मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है। अब चूंकि सारी घटना के बीच में थे हुमायूं कबीर, उनका क्या कहना है देखते हैं। क्या करूंगी, बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का, निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया। इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया। तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बाद में नहीं उठ जाएगी। हुमायूं कबीर का सारा खेल तो उसी दिन गड़बड़ हो गया जब वो स्टिंग ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें ये कुछ बीजेपी के साथ पैसे लेकर के कुछ समर्थन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वो जांच होगी कि वो वीडियो कैसा था, असली था कि नहीं था, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन तो चला गया। और ये तो टीएमसी वालों के साथ ही भिड़ंत हुई है इनकी। इनको कई जगहों पर आम मुसलमानों का विरोध भी झेलना पड़ा है उस सारी स्टिंग ऑपरेशन के घटनाक्रम के बाद। कुछ बचा है इनका इस चुनाव में त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर का कुछ बचा रह गया है। और वैसे भी हुमायूं कबीर बहुत कुछ कर पाते इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी अपने लाभ के लिए। लेकिन पहले ये लग रहा था कि ये और वैसे साथ रहते तो शायद ममता जी का थोड़ा नुकसान कर पाते। अब ऐसा नहीं दिखता है कि वो कोई भी नुकसान कर पाएंगे। अब बहुत साफ साफ दिख रहा है कि उनकी एक जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू थी, बस उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ये गृह मंत्री अमित शाह को आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बीजेपी ने जो कंट्रोल रूम बनाया होगा कोलकाता में, बीजेपी का कंट्रोल रूम है ये, मतलब केंद्रीय कार्यालय मान लीजिए, इस वक्त इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए वहां पर वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने कहा था मैं 15 दिन लगातार यहीं रहूंगा बंगाल में। अब काफ़ी वक्त उन्होंने बंगाल को दिया है, बात सही है। और बहुत ज़्यादा सभाएं उनकी हुई हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सभाएं जो हैं सीनियर लीडर्स में इन्हीं की लगाई गई हैं बिल्कुल इलेक्शन में। सभाओं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़रूरी था, संगठन को खड़ा करना, तैयार करना और लोगों को एक एनर्जाइज करना, वो काम में अमित शाह लगे रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण काम है और ये मतलब कुछ ज़्यादा होगा। बाकी अमित शाह की तरफ से तो बहुत काम हुआ है। पार्टी कितना काम कर सकती है, नहीं कर सकती है, वो तो नतीजे बताएंगे। लेकिन उन्होंने इसको एक तरीके से पूरा इलेक्शन हाथ में ले लिया आपने अपनी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में केवल चुनाव को बंगाल के चुनाव के तौर पर ही फोकस किया है, क्योंकि वो समझते हैं असम का चुनाव हिमंता शर्मा डील कर सकते हैं और बाकी 3 चुनावों में उनको कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रही।
नहीं तो स्ट्रैटेजी क्या कंट्रोल आपको लगता है कि पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? पुडुचेरी को वो उस तरह से बोलते वहां पर एनडीए का कोई बहुत बड़ा वहां उनके पास एक मजबूत आदमी है, मतलब जो ये राज्य है, इसलिए मैंने कहा कि कह रहे हैं कि जोर सबसे ज्यादा तो खैर बंगाल पे ही है। देखिए सवाल भी बंगाल का ही, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव होता है, बिहार चुनाव होता है, तो पूरी देश की नजरें टिक जाती हैं, वैसे ही बिहार का बंगाल का चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। और ये सभी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो है वो किस प्रकार से जो है वो वोट जो है वो दिया डाला जाता है, डर का क्या माहौल रहता है, हिंसा कैसे होती है। नहीं तो एक गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्री का किसी प्रदेश के चुनाव अभियान में जाकर के बैठना, इतना मॉनिटर करना, ये संभव देखा नहीं जाता था। बिहार के अंदर वो गए थे क्योंकि बिहार के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा था और वो नट बोल्ट कसने के लिए उनका रहना बहुत जरूरी था। तो बिहार में हर बड़े इलेक्शन में सर वही दिखते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। बात कर रहे हैं, लेकिन हर इलेक्शन उसके बाद उनके आ जाने के बाद फिर तो जो खेमेबंदी होती है ना, वो डर के मारे वो खत्म हो जाती है ना। कम से कम उनके सामने तो कोई ये बात नहीं कर सकता ना, उनके सामने करते हुए कोई नजर नहीं आना। बिहार की एक घटना बताते हैं लोग कि एक जो लोग बागी हो गए थे जैसे, तो कई बहुत मनाया इन्होंने, तो एक को बुला लिया नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो है, उसको बैठाया अपने साथ। अब बैठे हम बात कर रहे हैं, वो आदमी उठ के गया ही नहीं नॉमिनेशन के लिए। बाद में उसको लोगों ने पूछा भाई गए क्यों नहीं, तो बोले आपके बगल में अमित शाह बैठा हो, तो मैं क्या क्यों उठूंगा सर, मुझे जाना है। तो ये भी तरीका था। लेकिन आमतौर पर उनको बीजेपी का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। लेकिन सही कह रहे हैं, सहमत। लेकिन ये भी देखिए कि बिहार में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनाया और जिसे कंटेस्ट नहीं करना था उसको भी ला करके समझाया कि तुम नहीं कंटेस्ट करो। क्यों नहीं करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट की बात होती है पार्टी के अंदर, जो एक बड़ा आदमी होता है, जो जिसे आप गार्जियन की भूमिका में कर सकते हैं, उस भूमिका में अमित शाह जरूर वहां। ये इलेक्शन क्या वाकई में रियल सेंस में अमित शाह ने उन्होंने पायलट किया? नहीं, अब इसमें तो कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। और अमित शाह ने इलेक्शन को भी दे सकती थी आपको। हाँ, ठीक बात है। और जिस तरह से, जिसको हम कहें कि अपने आप को कैसे करेक्ट करते हैं, 21 के चुनाव में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था कैलाश विजयवर्गीय के कांधे पर। और ऐसा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना काम किया, लेकिन वही होता है कि ममता जी की रणनीति में कई जगह कैलाश जी ट्रैप भी हो गए। ये भी मतलब खबरें ही आई, 77 तक आए, लेकिन उसमें वो ट्रैप भी हुए, खबरें ही आई। दूसरा, पिछली बार क्या था कि आपको कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे तो कौन सब कुछ कर रहा था, कोऑर्डिनेट करते दिखते थे मुकुल रॉय, दूसरे जो तृणमूल से आए हुए नेता। इस बार ऐसी कोई जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई थी। और उस लिहाज से अगर कहें तो अमित शाह ने पिछले जो जिसको कहते हैं जला वाला हिस्सा था, उसको जरा फूक फूक के पिया है। सर चलिए सर, एक बहुत शॉर्ट कमेंट सर आपका भी हो जाए। मतलब अब तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा अमित शाह कैसे सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन जो अभी महिला बिल विधेयक जो था, उसमें तो देख के लग रहा है कि कहीं कहीं हार इनकी भी होती है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए वैसा लग रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली तो हारने के लिए दौड़ाओ तो क्या करेंगे? उसी के लिए एनीवे सर, चलिए, लेकिन आपने कहा 4 मई को ही पता चलेगा। और अभी तो एक राउंड बाकी है बंगाल का, और आज पोलिंग जो फाइनल नतीजा आएगा उससे भी कुछ और इंडिकेटर मिलेगा हमको। बहुत धन्यवाद सर, हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी की में।